हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन माइंड चैनल में आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ये करंट अफेयर्स मंथली होंगे। इसको मैंने अपने हाथों से लिखा है। ये हैंड नोट्स होंगे। ये दिसंबर का है। इसी तरीके से दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में जनवरी तक जाऊंगा और उसके बाद ये जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक के होंगे, प्लस जनवरी 2025 से मई 2025, टोटल 1.5 साल के करंट अफेयर्स हम तैयार करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स मंथली हैं, दिसंबर का है। हैंड रिटर्न्स होंगे आपके लिए, हिंदी में अवेलेबल है और इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हर महीने के कंप्लीट होने के बाद मैं हैंड रिटर्न नोट्स आपके लिए तैयार करूँगा करंट अफेयर्स के लिए, ताकि 2025 की प्रीलिम्स में वो यूज़ हो पाए। तो आइए देखते हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं। कम्प्लीटली हैंड रिटन नोट्स हैं ये दिसंबर के, इस तरीके से हाईलाइट की गई हुई हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ को भी लिखा गया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये दिसंबर के करंट अफेयर्स हैं, पूरे मंथ की है। ये आपको एक ही जगह प्रोवाइड हो जाएंगी। ये दिसंबर की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नई चेतना पहल लैंगिक हिंसा के उन्मूलन से संबंधित है। नई चेतना पहल जो है वो लैंगिक हिंसा से संबंधित है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शामिल किया गया है। प्रोवा 3 मिशन, ये मिशन इसरो प्लस नासा यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नासा का संतुलित मिशन होगा। ये UNCCD COP 16, इसको सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए है। इसका विषय जो था हमारी भूमि हमारा भविष्य। 17 जून 1994 को इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य भूमि रक्षा और पुनर्स्थापना करना तथा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। ये आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये पूछ लिया जाता है कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है या नहीं है। और ये चलिए आगे देखते हैं। भारत ने इसकी पुष्टि 1996 में की। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है क्या इसकी स्थापना के समय भारत इसका सदस्य था? तो नहीं, इसकी पुष्टि भारत ने 1996 को की। UNCCD का मेन उद्देश्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का ये पार्ट है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मकसद वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस
हाँ, UNCCD ये संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन है। यह मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए बनाया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये पर्यावरण और विकास को टिकाऊ भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये हाल फिलहाल में कहाँ, सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। UNCCD की कुछ बातें अगर जाननी हो तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। यहाँ पे कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है। ये सूखे और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। ये स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाता है। ये सतत विकास लक्ष्य 15 और भूमि संरक्षण तटस्थता के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बोतलबंद पानी उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में शामिल किया गया है। हाई रिस्क फूड प्रोडक्ट में बोतलबंद पानी को भी शामिल किया गया है। फसाई FSSAI द्वारा सभी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया है। हर वर्ष निरीक्षण करना होगा। जो बोतल बंद पानी उच्च जोखिम में रखा गया है, इसको फसाई के द्वारा कहा गया कि हर वर्ष इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। आपको मेनली ये याद रखना है कि फसाई ने किस चीज़ को, बोतल बंद पानी को, ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। किन किन को और रखा जा चुका है इस श्रेणी में, तो ये कुछ उत्पाद हैं, जैसे डेयरी उत्पाद, मांस, पोल्ट्री उत्पाद, मछली, अंडे, तैयार खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, पोषण तत्व, विशेष पोषण के लिए बनाए गए जो पोषक तत्व हैं उन्हें, और मिनरल वाटर को जो हाल फिलहाल में अभी शामिल किया गया है। फसाई की स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2008 में की गई है। नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा न्यूज़ के तौर पे इसे शामिल किया गया है। मुले हंटर AI, इसे RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। मुले हंटर AI ये ऐसे न्यूज़ हैं जो कई बार हम ध्यान नहीं देते, और जब ऐसे शब्द हमें पेपर में देखने को मिलते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ से पूछ लिया है। तो मुले हंटर AI RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। ये AI टूल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल चीज़ों को ये देखता है। म्यूल बैंक खातों को ढूंढता है और उन्हें चिन्हित करता है। इसका मेनली काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों को देखना, उसे चिन्हित करना। म्यूल बैंक वही हैं जिनमें इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, अवैध वित्तीय पैसों का लेन देन हो गया, उन्हें म्यूल बैंक खाते के रूप में चिन्हित किया गया है। और ये इसका काम अब AI के माध्यम से किया जाएगा, जिसका नाम मुले हंटर AI दिया गया है। नेक्स्ट, बैंकिंग अधिनियम संशोधन विधेयक 2024। इसमें देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। निम्न कानूनों में संशोधन होगा, यानी बैंकिंग अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 जो लोकसभा में पारित हुआ है, ये किन किन कानूनों में संशोधन करेगा? RBI एक्ट 1934, बैंकिंग विनियम एक्ट 1949, सेबी एक्ट 1955 और बैंकिंग के एक्ट है 1970 और 1980। इन 5 चीज़ों में संशोधन होंगे। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं? खाता धारक अपने खाते या FD फिक्स्ड डिपॉजिट में 4 साल, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। पहले 1 था, अब 4 नॉमिनी रख सकते हैं। खाता धारक अपने खाते में और FD फिक्स्ड डिपॉजिट में 4 नॉमिनी रख सकते हैं। इन नॉमिनीज़ को क्रम दिया गया है कि किसको कितनी परसेंटेज में रखा जाएगा, 20, 40, 60। ये जो अकाउंट होल्डर है वो डिसाइड कर सकता है कि किसको कितने
परसेंटेज में नॉमिनी बनाएगा। सहकारी बैंक और क्या चेंजेस हुए देखें। सहकारी बैंक में निदेशक के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष, ये ध्यान देना। जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है और मैंने बॉक्स में ये बना रखा जैसे ये, तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं। सहकारी बैंक में निदेशकों के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष, पहले 8 वर्ष था, अब बढ़ाकर उसे 10 वर्ष कर दिया गया है। सेकंड, केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक के जो निदेशक हैं वो अब राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किए जा सकते हैं। पहले इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता था, केवल राज्य सहकारी बैंक में इन्हीं के सदस्य रहते थे। अब केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य के सहकारी बैंक में नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक तय करने में बैंकों को अधिकार दिया गया है। यानी बैंकों की स्वतंत्रता है कि उनके जो वैधानिक लेखा परीक्षक हैं क्या कहते वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने में बैंकों का अधिकार है। यानी कि वो स्वतंत्र हैं कि इनको कितना वेतन या कितना इनको पारिश्रमिक दिया जा सकता है। इनके कार्य जो लेखा परीक्षक किए जाएंगे तो उनको ये बैंक स्वतंत्र है देने के लिए। पहले ये अधिकार बैंकों को नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लग रहा है, देखिए ये इधर भी स्टार मैंने लगा रखा है। बैंकों को वित्तीय आंकड़ों की सूचना देने की तारीखों में बदलाव अब हर महीने की 15वीं और अंतिम तारीख को की जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि बैंकों को वित्तीय आंकड़ों की सूचना देने की जो तारीख थी पहले कुछ और थी, अब उसे हर महीने की 15वीं और अंतिम तारीख कर दी गई है। नोट, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में ये महीने के हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को ये सूचना भेजनी होती थी। पहले ये महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को ये सूचना देनी होती थी, अब हर महीने की 15वीं और अंतिम तारीख को ये सूचना देनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया बैंकिंग अधिनियम संशोधन विधेयक 2024। ये यूपीएससी प्रोस्पेक्ट से ही बनाया गया है ये नोट्स, तो इसको कृपया आप सही से और ध्यान से पढ़ें और इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। संयुक्त राष्ट्र भूमि क्षरण रिपोर्ट, यूएन लैंड डिग्रेडेशन संयुक्त राष्ट्र भूमि क्षरण रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। इसे यूएनसीसीडी द्वारा जारी जर्मनी की एक संस्था के साथ सहयोग के माध्यम से किया गया है। यानी कि यूएनसीसीडी द्वारा प्लस जर्मनी की एक संस्था के सहयोग से इसे जारी किया गया है। प्रति वर्ष 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो रहा है। बहुत बड़ा डाटा है ये। प्रति वर्ष 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो रहा है, जो पर्यावरण और किसानों और कृषि की दृष्टि से बहुत ही गंभीर और संकट का विषय है। 15 मिलियन लगभग 1.5 करोड़ भूमि क्षरण हो चुका है। इस क्षरण ने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की 20% क्षमता कम की है। ये इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि इतनी भूमि क्षरण होने के बाद इसका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट है। जो कार्बन अवशोषित किया जाता है प्रकृति के द्वारा, उसमें 20% क्षमता की कमी आई है। सोयल मैनेजमेंट, ये इसी का सब पार्ट लिया गया है। सोयल मैनेजमेंट केवल खाद्यान्न उत्पादन के लिए आवश्यक नहीं है। कई बार स्टेटमेंट में दे सकता है कि सोयल मैनेजमेंट के क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों पे प्रभाव डाल सकता है। तो खाद्यान्न उत्पादन हो गया, पर्यावरण पे हो गया, जलवायु पे हो गया, जैव विविधता के लिए हो गया। इन सब पे सोयल मैनेजमेंट का प्रभाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़, रेलवे संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं था, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि किसमें बदलाव किया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को हटाकर इसे रेलवे अधिनियम 1989 में
जोड़ा जाएगा, अभी किया नहीं गया, जोड़ा जाएगा, यानी कि इसको यहाँ से हटा के इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इसमें सभी मिक्स मिलेंगे, मतलब सेपरेट नहीं किया गया है कि इन्वायरमेंट अलग, ज्योग्राफी अलग। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ये एक प्रकार का सरकारी ऋण है जिससे विशेष रूप से न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था में भारत की परियोजना को वित्तपोषित किया जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ये एक प्रकार का सरकारी ऋण है। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का ऋण है ये, तो ये सरकारी ऋण है जिसमें विशेष रूप से क्या न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था में भारत की परियोजना को वित्तपोषित किया जाएगा। यानी कि आप इसे इन्वायरमेंट, पर्यावरण की दृष्टि से देख सकते हैं, उसके सहयोग के लिए है ये। इसमें विदेशी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं, यानी कि विदेशी निवेश अलाउ है। आरबीआई द्वारा एफआईआई को निवेश की अनुमति दी गई है। ये द्वितीय बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट में व्यापार करने योग्य है। ये पुनर्खरीद लेन देन, रीपरचेज ट्रांजैक्शंस यानी रेपो के लिए ये पात्र है। आपसे सीधे सीधे स्टेटमेंट में ये कथन डाले जा सकते हैं कि आरबीआई द्वारा ये एफआईआई के निवेश के लिए अनुमति है, ये द्वितीय बाजार में व्यापार के लिए लेन देन नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एफडीआई विदेशी निवेश, इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं, तो इस तरीके की स्टेटमेंट बन सकते हैं। और ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकारी ऋण है और इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जिसे कौन जारी करता है? केंद्र सरकार। नोट: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAIA द्वारा सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये न्यूज़ इसीलिए है, ये न्यूज़ में था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण HAIA द्वारा सड़क और राज्य मार्ग क्षेत्र में पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। आपसे सीधा पूछ सकता है कि किसने पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, तो NHAIA द्वारा किया गया है। और क्या है वो मैंने ऊपर बता दिया। मिशन अरुण हिमवीर, नेक्स्ट न्यूज़ है मिशन अरुण हिमवीर। यह अरुणाचल प्रदेश और ITBP के बीच एक समझौता है जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार और ITBP को फल, सब्जियां, मांस, मुर्गी की आपूर्ति करेगी, जिससे इनके बीच व्यापार के लिए बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ITBP को फल, सब्जियां, मांस आपूर्ति कराएगी। आपको बस सीधे सीधे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये रखना है कि मिशन अरुण हिमवीर किन के बीच हुआ है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश और ITBP के बीच। ये INS तुसील, नेक्स्ट न्यूज़। INS तुसील ये पश्चिमी नौसेना का कमान है। कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के स्वाड आर्म बेड़े में शामिल किया गया है। तुसील का अर्थ है रक्षक कवच। इसे रूस और इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि INS तुसील किसके द्वारा बनाया गया है? रूस और इंडिया के सहयोग से बनाया जा रहा है। एक्स्ट्रा न्यूज़ क्या है? ये आरबीआई ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर 200 से 500 कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आरबीआई ने UPI जो लाइट वॉलेट है, ये ध्यान रखेंगे किस में किया गया है? UPI लाइट वॉलेट में किया गया है, जिसकी सीमा पहले 200 थी, अब बढ़ाकर उसे 500 कर दी गई है। नेक्स्ट, आपूर्ति श्रृंखला परिषद
सप्लाई चेन काउंसिल। ये हिंद प्रशांत ढांचे IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का एक गठन है। इस परिषद का अध्यक्ष अमेरिका और उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि इसके अध्यक्ष इसको अमेरिका को और उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। उद्देश्य मतलब ये आपूर्ति श्रृंखला क्या काम करेगी? राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक कल्याण जैसे पूर्ति श्रृंखलाओं को कंटिन्यू करेगी, यानी कि उन देशों को इसमें शामिल करके, जैसे मान लिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो उपकरण है जो चाहिए वो कहीं किसी एक देश पर डिपेंड रहने की वजह से बाधित ना हो जाए। इसी तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो किसी एक देश पर डिपेंड होने की बजाय वो हम इस तरीके की व्यवस्था बनाएं कि हम दूसरे देश से भी आसानी से परचेज कर सकें। तो वो आपूर्ति श्रृंखला में है। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका अध्यक्ष अमेरिका और इसके उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। नेक्स्ट, इसमें टोटल देश 14 देश हैं। मोस्टली ये दक्षिण एशिया के हैं, जैसे ये हो गया थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ये इधर म्यांमार, ये देश ज़्यादातर इन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। ये वैश्विक GDP का 40% व वैश्विक व्यापार वस्तुओं व सेवाओं का 28% का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, सुगम्य भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ये स्टार्ट हुआ 2015 में। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित है। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि किस मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किया गया है। 2024 में समाप्त, ये स्कीम जो है, ये कार्यक्रम 2024 में समाप्त होने वाला था, किंतु अब इसे बाधा मुक्त वातावरण योजना में शामिल कर दिया गया है। जिसका नया नाम पूछ सकता है कि सुगम्य भारत अभियान को समाप्त ना करके 2024 में इसे किस योजना के साथ सम्मिलित कर दिया गया है? तो ये बाधा मुक्त वातावरण योजना में बदल दिया गया है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट स्कीम के साथ इसको सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट, PME विधा DTH चैनल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्य के तहत सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए PME विधा DTH चैनल शुरू किया गया है। यानी इस चैनल पे जो बच्चे सांकेतिक या साइन लैंग्वेज समझते हैं उनको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, या स्कूल कॉलेजों में इनकी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। जैसे छोटे स्तर पे या छोटे स्कूलों पर ये व्यवस्था तो है, लेकिन बड़े कॉलेजों में इस तरह की बड़े बुकों के लिए, जैसे साइंस या मेडिकल की पढ़ाई के लिए इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो उस चीज़ के लिए इसको शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? SCERT के तत्वाधान में इसे शुरू किया गया है। एक्स्ट्रा न्यूज़, पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना किनके बीच शुरू है? भारत और भूटान के बीच में। ये इस तरीके के नाम जब हमें पेपर में देखने को मिलते हैं तो हम कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है। पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, नैनो बबल टेक्नोलॉजी NBT केंद्रीय वन और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मंत्रालय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में इसकी शुरुआत की गई है। सबसे पहले यहीं शुरू की गई है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में दिल्ली के। उद्देश्य जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पानी की सफाई, किस चीज़ के लिए? पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए। जो पशु पक्षियाँ हैं, जो तालाब बने रहते हैं, उनमें गंदगी हो जाती है, तो उसको मतलब बड़े पैमाने पे किस तरीके से साफ़ किया जा सकता है, तो उसके लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी अभी बनाई गई है NBT। इसका आकार क्या होगा? बबल्स का आकार होगा 70 से लेकर 120 नैनोमीटर के बीच होगा। नेक्स्ट, भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? गूगल द्वारा हैदराबाद
में भारत का पहला सेंटर GSEC गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर हैदराबाद में खोला गया है। टोक्यो के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये पहला है जो हैदराबाद में खोला गया है। क्या उद्देश्य हैं, यह किस लिए इसे लाया गया है? यह अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है। यह भारत में रोजगार के साथ साथ साइबर सुरक्षा की क्षमताओं में भी बढ़ोतरी करेगा। मेनली ये साइबर सिक्योरिटी के पर्पज़ से ही इस सेंटर को बनाया जा रहा है। एक्स्ट्रा न्यूज़, ये सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। ये पूछा मैपिंग का पार्ट है, ये पूछा जा सकता है कि सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। नेक्स्ट न्यूज़ है उपराष्ट्रपति के खिलाफ पद से हटाने संबंधित नोटिस। हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब जी के खिलाफ लाया गया है, जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ ये लाया गया है। तो देखते हैं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये नोटिस लाया गया है, ये देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रावधान और क्यों रूल 267 इसमें न्यूज़ में रहा है। हमारे यूपीएससी के हिसाब से हमें कुछ आर्टिकल्स और ये रूल 267 को देखना होगा। तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ पद से हटाने संबंधित नोटिस स्वतंत्र भारत में पहली बार, ये ध्यान रखें, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार उपराष्ट्रपति पद से हटाने संबंधित नोटिस लाया गया है। यह आर्टिकल 67 क्लोज बी के तहत नोटिस को प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संविधान में वर्णित है। यह आप ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रक्रिया संविधान में वर्णित है, किंतु उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के हटाने के संविधान में प्रक्रिया वर्णित है, जैसे कि कदाचार हो गया, या इस तरीके की प्रक्रिया संविधान में वर्णित है, किंतु उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। आर्टिकल 67 क्लोज बी, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल 70 बी क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये प्रावधान राज्यसभा के संकल्प के लिए जारी किया जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि संविधान में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हटाया कैसे जा सकता है ये संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन ये वर्णित है कि हटा कौन सकता है। तो राज्यसभा, ये भी पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति है, तो नहीं, इसमें ओनली राज्यसभा ही ये हटाने का काम कर सकती है संकल्प के जरिए। अब न्यूज़ किस वजह से इसे न्यूज़ में रखा गया है? रूल 267 क्या है? रूल 267 राज्यसभा, इसके तहत राज्यसभा संसद सदन में सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करने तथा देश के समक्ष किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लिखित नोटिस दे सकता है। यानी कि जो कार्यवाहियाँ जो समय संसद में चल रही है, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो संसद में चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सभापति की परमिशन से इस तरीके के रूल 267 के तहत एक लिखित नोटिस के माध्यम से उस पर तत्कालीन चर्चा की जा सकती है। इसी को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं माना गया, तो फिर ये इस तरीके से विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया, तो फिर ये लाया गया था। इस नियम पर सहमति देने का अधिकार केवल, ये ध्यान देना है यहाँ पे, सीधे सीधे स्टेटमेंट बन सकता है, इस नियम पर सहमति देने का अधिकार केवल सभापति को है, जो उनके विवेक पर निर्भर करता है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य, ये भी ध्यान देने वाली बात है,
कोई भी सदस्य नियम 267 के अंतर्गत किसी भी विषय पर चर्चा के लिए नोटिस ला सकता है। अंतिम बार ये कब यूज़ हुआ था 267? ये 2016 में विमुद्रीकरण जब हुआ था तब इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर से एक बार देख लीजिए। इस नियम पर सहमति देने का केवल अधिकार सभापति को है, वो भी उनके विवेक पर निर्भर करता है, वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। राज्यसभा का कोई भी सदस्य नियम 267, कोई भी सदस्य 267 के तहत किसी भी विषय पर चर्चा के लिए नोटिस ला सकता है। अंतिम बार इसे लाया गया। अब देखते हैं बहुमत का प्रकार, यानी कि ये देखते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है ना है या किसी को हटाना है तो क्या बहुमत लगते हैं हटाने के लिए, किस प्रकार की बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि उन्हें हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान देंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इस तरीके के बहुमत का ही इस्तेमाल करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है, जो है प्रभावी बहुमत, यानी कि सदन के वास्तविक कुल सदस्य बराबर कुल सदस्य में रिक्त, यानी जो कुल सदस्य हैं उनमें से रिक्त सदस्य, यानी कि जो वहाँ उपस्थित नहीं है या कहीं बाहर है, विदेश गए हुए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है जिसके कारण ये सीट खाली है, उन्हें माइनस करके तब प्रभावी बहुमत यानी इफ़ेक्टिव वो निकाला जा सकता है। मेजॉरिटी से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ना कि पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, क्योंकि ना पता होने के कारण बहुत से बच्चे ज़्यादातर 2/3 लगाएंगे। तो देखते हैं बहुमत के प्रकार देखते हैं। साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी, सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1। पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सदन के कुल सदस्य का 50% प्लस 1। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कुल टोटल जितने भी हैं चाहे वो उपस्थित हों या ना हो, टोटल सदस्यों का 50% प्लस 1, लेकिन यहाँ उपस्थित जो सदन में प्रेजेंट हैं उनका 50 प्लस 1 साधारण में माना जाएगा, और पूर्ण बहुमत में जो टोटल सदस्य हैं उनका 50 प्लस 1 माना जाएगा। विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी, उपस्थित सदस्यों का 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या का 50 प्लस 1, ये विशेष बहुमत में। और प्रभावी इफेक्टिव मेजॉरिटी, सदन के वास्तविक कुल सदस्यों की संख्या माइनस रिक्त सदस्य और 50 प्लस 1 इसमें भी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को न्यूज़ में सीधे पूछ सकता है कि किस बहुमत से अगर हटाया जा सकता था, अगर हटाया जाता तो ये प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ। न्यायिक आचरण, न्यायिक आचरण का बेंगलोर सिद्धांत, ये उत्तर प्रदेश का न्यूज़ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी जज ने सार्वजनिक मंच पे मतलब अपनी कर्तव्य दायित्व के अलावा कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। तो 2002 में लाया गया था इस प्रकार की, क्या उनके लिए आचार संहिता हो सकती है या नैतिक संहिता हो सकता है, तो ये 2002 में लाया गया था। न्यायिक आचरण का बेंगलोर सिद्धांत 2002 में लाया गया, न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता। इसमें क्या कहना है, कहाँ कहना है, कब कहना है शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत नारकोटिक्स ड्रग आयोग संयुक्त राष्ट्र में, ये सिंगल करंट अफेयर है। भारत नारकोटिक्स ड्रग आयोग संयुक्त राष्ट्र में जो है उसका 68वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को 68वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। वजह लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र में सुधार के लिए इन्हें दिया गया है। विश्व सौर रिपोर्ट 2024, वैश्विक सौर क्षमता 2000 में
1.22 गीगावाट से 2023 में 1419 गीगावाट हो गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है वैश्विक स्तर पे। इसमें एक टर्मिनोलॉजी आई थी जो हो सकता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें सौर पैनल वहाँ लगाया जाता है जहाँ पशुओं को छाया भी प्रदान हो और विद्युत का उत्पादन भी किया जाए। यानी कि मान लीजिए ये खेत है, तो यहाँ पे इस तरीके से पुल लगा के ऊपर सौर पैनल लगा दिया और नीचे पशु वशु जो हमारे जानवर हैं उन्हें बांध भी दिया, तो ये छाया भी मिलेगी और इससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी। यानी कि एक ही चीज़ से दो कार्य हम आराम से कर सकते हैं। भूमि के उपयोग दो चीज़ों के लिए आराम से हो सकता है। तो सीधे सीधे पूछ सकता है कि एग्रीवोल्टेक सिस्टम क्या है, किसे संदर्भित है। नेक्स्ट, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ESMA एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968, ये यूपी सरकार द्वारा 2025 में महाकुंभ के लिए आगामी 6 माह के लिए इसको लागू किया गया। क्या है ये? इसके तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों एवं प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए जो महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन हैं, इसमें जो अधिकारीगण हैं वो कहीं छुट्टी ना ले लें या हड़ताल पे ना बैठ जाएं किसी वजह से, जिससे प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो इसलिए 6 माह तक कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं, हड़ताल पे नहीं बैठ सकता, उस पर रोक लगा। ये कोविड-19 के दौरान भी इसे लागू किया गया था। न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये एक टर्मिनोलॉजी है। ऐसे उत्पाद होते हैं जो पोषण और दवाइयों के गुण दोनों को जोड़ते हैं। इसमें पोषण और दवाई के गुण दोनों मौजूद होते हैं, इसे न्यूट्रास्यूटिकल्स कह सकते हैं। फिशिंग, सिमसिंग और विशिंग हमले क्या हैं? ये एक तरीके का साइबर हमला है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी के बाद भारत फिशिंग हमले में 5वें स्थान पर है। यानी कि ये हम इस तरीके का हमला इन 4 देशों के अलावा 5वें पे भारत जो सबसे प्रभावित हुआ है। फिशिंग क्या है? ये ईमेल और लिंक के माध्यम से फ्रॉड करता है। यानी आपके मोबाइल फ़ोन पे या जीमेल पे लिंक भेजेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको जानकारी डालनी होगी, तो इस तरीके से ये फ्रॉड करता है। सिमसिंग सीधे एस से स्टार्ट हो रहा, तो आप पता कर सकते हैं कि ये SMS का यूज़ करके फ्रॉड करता है। यानी कि आपको मैसेज किया कि ये चीज़ है, आपके लिए बेनिफिट है, या किसी प्रकार के ऑफर्स के माध्यम से ये आप में धोखाधड़ी करता है। विशिंग, वॉइस के माध्यम से अन्य अधिकारी बनकर, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, CBI या आदि ED बन के आपको इस तरीके की फ्रॉडगिरी की जाती है। आजकल इस संदर्भ में डिजिटल अरेस्ट ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट इसके संदर्भ में ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट, जॉइंट सेशन, वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में इसे लाया गया था।